हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बच्चों, अपना लेक्चर आज 5 होने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना टॉपिक चला हुआ है और जो भी बच्चे ये लेक्चर देखकर अपने नोट्स बना रहे हैं, वैसे तो सारे ही अपने धुरंधर हैं, है ना। सारे ही अच्छे बच्चे हैं, जेई के जितने भी और नीट के भी, और अब तो सीईटी के भी बच्चे आ रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहो जो करा रहा हूँ, ठीक है। आज अपना लेक्चर नंबर होने वाला है 5। बेसिक से हायर लेवल पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। जेई, नीट और सीईटी के बच्चे भी आ गए हैं तो सीईटी का भी लेक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि साथ में ही होगा वो। तो केमिस्ट्री बाई फ्यूचर प्रजापति सर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं बेटा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे नीट हो, चाहे जेईटी हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव अपना मेडिकल का या इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन में यहाँ तो मैं स्पेक्ट्रम से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। पहले तो यही समझना हमें कि स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। स्पेक्ट्रम, इसमें हम एमिशन, एब्जॉर्प्शन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो रेनबो देखा आप लोगों ने, है ना। रेनबो भी एक तरीके का स्पेक्ट्रम है। लाइट को अगर किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो लाइट जो प्रिज्म से पास होकर हमें दिखेगी ना, वो भी एक स्पेक्ट्रम है, ठीक। तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी। और क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसके द्वारा भाई, बाई थ्रू ए प्रिज्म, थ्रू ए प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म के द्वारा किसी लाइट को स्प्लिट कराते हैं तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की क्या आती है, रेडिएशंस आती हैं। और वो रेडिएशंस जो होती हैं किसके द्वारा मिलती है बच्चों, हमें प्रिज्म के द्वारा। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्लियर बेटा। अब बात ये आती है कि सर ये जो स्पेक्ट्रम आपने बताया, स्पेक्ट्रम को मेजर कौन करता है और स्पेक्ट्रम हमें दिखेगा कैसे। तो दो इसमें क्या है बेटा, पॉइंट है। पॉइंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट समझो। एक तो है स्पेक्ट्रोमीटर, ओके, और एक है स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये ऑब्जर्व होता है। और ये क्या है, ये वो पेपर है जिस पर वो मिलता है, जैसे कहते हैं ना हार्ड कॉपी, है ना। चलो ये क्या है भाई, एन इंस्ट्रूमेंट विच सेपरेट डिफरेंट रेडिएशंस, जो अलग अलग टाइप की रेडिएशंस को क्या करता है बच्चों, सेपरेट करता है। और ये क्या है, ये प्लॉट कराता है ना। ये क्या करता है, गिवन डाटा इन लाइन फॉर्म। लाइन फॉर्म हो सकता है, लाइन फॉर्म, ठीक है, और बैंड फॉर्म। ये मुझे वो डाटा प्रोवाइड कराता है। क्लियर बात। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे अल्ट्रासाउंड कराया है ना, सोनोग्राफी कराते हैं। अब सोनोग्राफी करने वाली मशीन जो होती है उसका नाम कुछ और है ना। तो वो तो सोनोग्राफी हो रही है, लेकिन जो प्लॉट होकर मुझे मिलता है, उस पर जो प्लॉट ऐसे रेडिएशंस का प्लॉट जो मुझे मिलता है उसको बोलते हैं सोनोग्राफ। समझ भाई। तो सेम ऐसे ही ये तो बेटा इंस्ट्रूमेंट है और ये ग्राफ है जहां मुझे डाटा मिलता है। क्लियर पॉइंट, समझ में आया। चलो अब ये स्पेक्ट्रम है ना, ये दो टाइप का होता है। स्पेक्ट्रम आर
टू टाइप्स, दो टाइप का होता है बेटा। नंबर एक एमिशन स्पेक्ट्रम, एंड नंबर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, जैसा नाम है वैसा ही काम है, वैसा ही है, ठीक है। देखो कैसे, पहले देखते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज है। एमिशन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम बेटा, एमिशन जो नाम आया, क्यों आया पता है? क्योंकि ये इमिट करेगा रेडिएशन, खुद इमिट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? इमिट करेगा, मतलब केमिकल सब्सटेंस illuminates और emits, बोलो emits radiations, radiations emit करेगा, and these radiations pass through a prism, then show different type of variable, a different type of radiations of different wavelength। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी मेटल समझो, या कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव समझो, कुछ भी जो रेडिएशन एमिट करता हो, तो वो रेडिएशन को एमिट करेगा और हम एक प्रिज्म के थ्रू उसको डिस्पर्स करा देंगे, उसके पास कराएंगे, तो वो क्या हो जाएगी? वो स्प्लिट हो जाएगी। क्लियर बात? स्प्लिट हो जाएगी। तो वो अब जो स्प्लिट होगी वो अलग अलग टाइप के वेवलेंथ में होगी, तो इसीलिए इसको बोला एमिशन स्पेक्ट्रम। दीज आर थ्री टाइप्स, मेन पॉइंट है बेटा, है ना। दीज आर कितने टाइप का है? थ्री टाइप्स। नंबर वन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, नंबर सेकंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और बच्चों थर्ड वन इज बैंड स्पेक्ट्रम। बोलो बात क्लियर? तीन टाइप का है स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और बैंड स्पेक्ट्रम। वन बाय वन तीनों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक। क्या होता है भाई? देखो इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है ना, पहले सुनो थोड़ा सा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम शार्प बाउंड्री बता ही नहीं सकते। क्लियर? शार्प बाउंड्री नहीं बता सकते उसकी, किसकी? रेडिएशंस की, कलर्स की। जैसे रेनबो में होता, देखो इसमें क्या होता है भाई, ये अपना सोर्स है ऑफ लाइट। अगर मैं कह दूं ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट, ओके, वाइट लाइट है। क्लियर बात? मैंने इसको वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराया, सॉरी प्रिज्म बनाएंगे, ऐसे दिखाएंगे इसको, ठीक। ये अपने पास रहा प्रिज्म। बच्चों क्लियर? मैंने इसको इसमें डाला और यहां से पास कराया, क्या आएगा बेटा? ये लाइट कुछ स्प्लिट होगी 7 कलर में। आपको पता है 7 कलर्स का, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ओके।
तो 7 कलर में ये यहाँ से निकल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? क्लियर है बच्चों बात? 7 कलर में यहाँ से निकल गई, ये बनता है वेबिग्योर। यहाँ रेड होता है, यहाँ पर VIBGYOR। V for violet, I for indigo, B for blue, G means green, Y yellow, O for orange, और इसका आपको पता है क्या होता है, रेड। क्लियर? क्लियर बच्चों बात? ठीक है। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में होता क्या है, ध्यान सुनना भाई, कि व्हाइट लाइट को मैंने प्रिज्म पर क्या किया, पास किया, प्रिज्म से पास किया, और ये लाइट जो डिस्पर्स होगी इनटू 7 कलर्स में, है ना। अब जो कलर्स आए बेटा, इनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। क्लियर बात? सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो रेड जो कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे हाई होती है, वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट। और अगर बात की जाए वॉयलेट की तो लोएस्ट वेवलेंथ का होगा। क्लियर? लेकिन एक पॉइंट और, जब हम रेनबो बनाते हैं बच्चों, मान लो रेनबो ऐसे बनता है, क्या इन कलर्स के बीच में शार्प बाउंड्री होती है क्या? क्या इन कलर्स के बीच में जो 7 कलर्स मुझे दिखते हैं, क्या इनके बीच में शार्प बाउंड्री होती है क्या? कोई लाइन उनको सेपरेट करती है क्या कलर्स को? नहीं ना, नहीं करती। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि वहां शार्प बाउंड्री नहीं मिलेगी कलर्स के बीच। इज इट क्लियर? यस। क्या मतलब बेटा इसका? हाँ, अब ऊपर लिखेंगे इसको हटा के, ना। इसका मतलब है कि नो शार्प बाउंड्री बिटवीन कलर्स। कोई शार्प बाउंड्री नहीं है बच्चों कलर्स के बीच में। These colors are emerged. These colors are emerged. कैसे? Violet emerged, indigo emerged, blue और blue emerged, green, yellow and so on. और ऐसे ही इमर्ज हो जाएंगे। मतलब यहां पर मैं रेडिएशंस को शार्प बाउंड्री के थ्रू नहीं देख सकता, कलर्स को नहीं देख सकता। और कलर्स किस पर डिपेंड है बेटा? वेवलेंथ पर, रेडिएशंस की, है ना। बात समझ में आई? दिस इज द कॉन्टिन्यूअस एमिशन। क्लियर हुआ? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जांपल बेटा सनलाइट। सेकेंड एग्जांपल है इसमें फ्लेम ऑफ कैंडल। क्लियर? तो ये सारी बातें थी हमारी किसके बारे में बच्चों? ये थी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बच्चों इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और कैसे, इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें या तो लेंगे गैस, ठीक है, और या फिर लेंगे इसमें हम वेपर्स। ओके, वेपर्स लेंगे, ठीक है। और इन वेपर्स को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क से पास कराएंगे, हीट करेंगे इसको। इलेक्ट्रिक आर्क हीट किया इनको, ठीक है। हीट करने के बाद हमने जो यहाँ से ट्रांसमिटेड लाइट निकली, क्या निकली यहाँ से? ट्रांसमिटेड
लाइट, इसको पास करा दिया बेटा एक प्रिज्म से, फिर से पास कराया प्रिज्म से, है ना, पास कराया प्रिज्म से। तो प्रिज्म से जब पास होगा तो यहां से फिर से एक लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम मिलेगा, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्लियर बात? ये गैस और वेपर फेज का होगा और लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम इसको यहां पर क्या मुझे मिलेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसका, इसमें करते क्या है, एलिमेंट डिटेक्शन होता है बेटा, इसमें एलिमेंट डिटेक्शन। जैसे सोडियम है ना, कैसी लाइट प्रोवाइड करता है, येलो लाइट प्रोवाइड करता है। तो सोडियम के वेपर ही तो होते हैं बच्चों जो येलो लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो वेपर जो होंगे इलेक्ट्रिक आर्क में हीट होगा और वहां से जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो प्रिज्म के थ्रू मुझे यहाँ से एक स्पेक्ट्रम बनाएगी जिसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अगर इसमें हम एलिमेंट लेते हैं तो क्या इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बोलो बात क्लियर रहेगी? क्या बोला मैंने इसको, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोला है इसको। क्लियर रहेगी बात? ठीक है। अब जो यहां से लाइन स्पेक्ट्रम आया ना, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन होगी। कब? जब यहां पर बहुत सारे वेपर्स होंगे। क्लियर है? और किसके वेपर्स? अलग अलग एलिमेंट्स के। तो उससे मुझे अलग अलग क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो गैस फेज में, वेपर फेज में लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनके वेपर्स हैं यहाँ पर। जब उनको मैं हीट कर रहा हूँ तो लाइट ट्रांसमिट होगी और इस प्रिज्म के थ्रू वो सारी लाइट का यहाँ पर एक लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। और किसके थ्रू? लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, डिफरेंट वेवलेंथ एंड ए डार्क लाइन स्पेस विद ए डार्क लाइन स्पेस। ठीक है? कैसे? देखो ऐसे मेरे पास में स्पेक्ट्रोग्राफ आया, ठीक है, और यहां पर ऐसे इस टाइप से बनेगा। मतलब क्या बेटा, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन ये डार्क है, ओके, और ये लाइन बनी हुई है इसमें। क्लियर? ऐसे अलग अलग आएगा, 1 2 3 लाइन आएंगे। इसको बोलते हैं क्या, एटॉमिक और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर बात? सेकंड वन इज, और क्या कर सकते बेटा इसमें, ये लाइट दिखती कैसे, क्यों आती है, क्यों हमें लाइट मिलती है यहाँ पर? सुनो बेटा, जब गैस फेज में होता है ना, जब एलिमेंट गैस फेज में होता है तो समझो कि वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके जो एटम है ना ग्राउंड स्टेट में है। किसमें है? ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर है उसके इलेक्ट्रॉन्स, ये है उसकी एक्साइटेड स्टेट। क्या चीज़ है बच्चों ये? एक्साइटेड स्टेट। जब हम इसको इलेक्ट्रिक आर्क से हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको? हीट। तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट छोड़कर सीधा कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट जाएगा, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ही खर्च करेगा, ये वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में ऐसे। और जैसे ही ये वापस आएगा बच्चों, तो यहाँ से एक लाइट को इमिट करता हुआ आएगा, फोटॉन्स ऑफ लाइट, फोटॉन्स ऑफ लाइट, है ना। और वो होगी कलरफुल। कैसी होगी वो? कलरफुल। क्या ये बात समझ में आई आपको? एब्सोल्युटली ठीक है, कलरफुल लाइट होगी वो। क्लियर? ये जो है ना, ये वाली रेडिएशंस, ये जो लाइट इमिट होगी, ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट गया, और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट से जब डाउन आएगा ग्राउंड में, तो एक रेडिएशन मतलब लाइट को इमिट करता हुआ आएगा, जिसमें फोटॉन्स होंगे और वो लाइट कलरफुल होगी। दैट इज हमें ऑब्जर्व होती है कि हाँ, इस एलिमेंट्स का ये कलर है। क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सोडियम का कलर कैसा होता है बेटा? सोडियम का कलर होता है येलो। जब ये वेपराइज होकर लाइट जो देता है ना, तो येलो लाइट देता है। क्लियर रहेगी बात? यस। अच्छा, लिथियम कैसा देगा? लिथियम देगा कार्मिन रेड, कार्मिन रेड, है ना।
ये आपको इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, बस ये समझो कि हाँ एलिमेंट कलर देता है। क्लियर रहेगी बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो क्या होता है बैंड स्पेक्ट्रम, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट बैंड, मतलब इसमें एक स्पेशल टाइप का बैंड होगा, एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बच्चों कुछ खास टाइप का बैंड है जो मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेड स्टेट से आता है, ठीक है। इसका मेजर सोर्स क्या है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूलर, एक्साइटेड स्टेट बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, ठीक है। जैसे हमारे पास H2CO NH3, तो इनसे ये बैंड हमें मिलता है, ठीक है। इसमें इतना ही, आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल आपको बताना है कि बैंड जो होता है वो मॉलिक्यूल से होता है, नॉट एटम से होता है। क्लियर है, ध्यान रखना, नॉट फॉर एटम, नॉट फॉर एटम, ये एटम्स के लिए नहीं है। तो बच्चों क्या इतना आपको समझ में आया है ना। अब अपना एक लास्ट है, क्या नाम है उसका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुनना, स्पेक्ट्रम बेटा, इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, इसके नाम में लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन, मतलब ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन इमिट जितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना, उतने वेवलेंथ की लाइट को ये एमिट नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ इसने जो लाइट है, कुछ जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको क्या कर लिया, उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। देखो कैसे, सपोज करो यहाँ से लाइट आ रही है, ये वाइट लाइट है, कैसी लाइट है, वाइट। अब क्या हुआ, जैसे ही ये एक मीडियम से पास हुई, ये है मीडियम, ठीक है, मीडियम से पास हुई, तो मुझे ये पता चला कि इसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस है। मैंने कहा λ1 है, λ2 है, λ3 है, λ4 है, λ5 है, और फिर मैंने इसको प्रिज्म से पास किया। कितनी रेडिएशन बेटा, 1 2 3 4 5 5, लेकिन मुझे मिली कितनी, जब ये यहाँ पर गई, यहाँ से मुझे मिली इसमें 3 रेडिएशंस, जैसे λ2 मिला, λ4 मिला और λ5 मिला, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ जो रेडिएशंस हैं, कुछ जो रेडिएशंस हैं, कुछ वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है उसको क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो क्या बोलेंगे, λ1 और λ3 आर एब्जॉर्ब्ड, so called एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मुझे उम्मीद है शायद ये आपको क्लियर हुआ हो, है ना। डार्क लाइंस और बैंड्स डिपेंड ऑन देयर एब्जॉर्बिंग मीडियम। क्या चीज, डार्क लाइन या फिर डार्क बैंड, ये किस पे डिपेंड होते हैं बेटा, डिपेंड अपॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ऐसा नहीं है कि λ1 और λ3 ही एब्जॉर्ब होगा। हो सकता था अगले वाले में λ1 एब्जॉर्ब ना हो, λ2 एब्जॉर्ब हो जाए, λ4 एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ ना, ये सारा एब्जॉर्प्शन उस पर डिपेंड होता है। बोलो बात समझ में आएगी, क्लियर। तो ये स्पेक्ट्रम जो मैंने तुम्हें समझाया है, जिसमें क्या था, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन के 3 टाइप हैं और एक एब्जॉर्प्शन है। ये क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए।
नेक्स्ट है इसमें जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखो भाई ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी सी जो बात है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, तो क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है ना, H2 गैस। ध्यान से सुनना भाई, क्या है कि H2 गैस मैंने ली पहले, और इस H2 गैस को कहाँ रखा मैंने, लो प्रेशर पे रखा। कहाँ रखा मैंने, लो प्रेशर पर। कहाँ रखा इसको, लो प्रेशर पर, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया बच्चों। अब होगा क्या, ध्यान सुनना, ये ब्लू लाइट देगा। क्या देगा, एक ब्लू लाइट। बेटा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो किस कलर की लाइट निकलती है, ब्लू। क्लियर रहेगा। अब इस ब्लू कलर की लाइट को मैंने किससे पास किया भाई, किससे पास किया, इसको मैंने पास किया फिर किससे, एक प्रिज्म से। बोला बात क्लियर। तो इससे हुआ क्या, इससे मेरे पास में बहुत अलग अलग टाइप की डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ध्यान रखना ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि मैंने क्या लिया, H2 गैस, और गैस वाला फॉर्म किस में आता है, गैस वाला आता है डिसकंटिन्यूअस में। डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम है ना, लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस होगा, लाइन स्पेक्ट्रम मुझे मिलेगा, अलग अलग टाइप का मिलेगा, और बहुत सारी शार्प लाइन मुझे यहाँ से मिलने वाली है। लाइन स्पेक्ट्रम और क्या है, शार्प लाइंस ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। ये जो लाइंस है ना बेटा, ये जो लाइंस है ना, शार्प लाइंस है, ये किस में मिलेंगी मुझे, यहाँ लिखते हैं चलो, शार्प लाइंस इन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यूवी रेज और IR रेडिएशन, इंफ्रा, यूवी और विजिबल, विजिबल रीजन में मिलेंगे। इंफ्रा, यूवी और विजिबल रीजन में मुझे ये मिलने वाली है। क्लियर। चलो अब ये जो शार्प लाइंस बनी बेटा, ये एक सीरीज देंगी। क्या देंगे, एक सीरीज देंगी। कितनी सीरीज देंगी, 6। ध्यान रखना आपको, 6 सीरीज। कौन कौन सी, दे प्रोवाइड 6 लाइन्स ऑफ सीरीज। सबसे पहले बेटा लाइमन, खुश हो गए होंगे, हाँ सर लाइमन आ गया। सेकंड बाल्मर, थर्ड पास्चन, फोर्थ ब्रैकेट, फिफ्थ फंड, और अपने पास में हम्फ्रे। ठीक है। अब ये किस किस रेंज में होती है, जो हमने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं ना, तो इनका अलग अलग रीजन होता है। जैसे लाइमन सीरीज जो मिलेगी आपको वो यूवी रीजन में मिलेगी, बाल्मर मिलेगी आपको विजिबल रीजन में, और ये जो 3 सीरीज हैं पास्चन, ब्रैकेट, फंड, तीनों मिलती है बेटा IR में। हम्फ्रे फॉर IR, ये आपको 101% ध्यान रखना है। CET वाले बच्चे तो 100% याद रखोगे, ये एग्जाम में आता है। क्लियर। चलो अभी क्या है कि ये सीरीज तो देख ली मैंने, है ना। इसमें से जो लाइमन सीरीज है ना, कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज आर कॉल्ड
एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन सीरीज। बेटा क्योंकि ये सबसे पहली सीरीज है ना, तो ये कौन सी है, एमिशन भी होता है इसमें और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है इसमें। ठीक है, क्लियर है। एक चीज और देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एक प्लॉट बना रहा हूं, पहले भी सिखाया था मैंने, शॉर्ट में दिया था, ये आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ओके ये है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। ठीक है, इस सीरीज का नाम है बेटा लाइमन। क्या नाम है इसका, लाइमन। ये अपने पास सीरीज है, इधर लिख देते हैं। चलो यहाँ थोड़ा अपने पास स्पेस है। दिस इज लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, और ये लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। ये हम फ्रेड, ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे अभी। लाइमन जो सीरीज होगी n की वैल्यू 1 है बेटा। इसमें जो पहली जो लाइन होगी, फर्स्ट जो लाइन है वो ये है, यहाँ से, सेकंड लाइन यहाँ से, थर्ड लाइन यहाँ से, फोर्थ लाइन यहाँ से, सिक्स लाइन यहाँ से। ठीक, बाल्मर में फर्स्ट लाइन यहाँ है। चलो कलर दूसरा ले लेते हैं, इसमें ब्लैक ले लेते हैं। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, और ये फोर्थ लाइन। ठीक, फिर पास्चन की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ठीक है, फिर ब्रैकेट लेते हैं और फिर लेते हैं अपने पास में फंड। ठीक है, ध्यान से सुन लो। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो है ना n1 सबसे ज़्यादा इसी में n6 आ सकता है ना। क्लियर बात। अब अगर मैं इसमें वेवलेंथ की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ, इसके वेवलेंथ की बात करूँ, तो बेटा वेवलेंथ जो निकालने का फॉर्मूला दिया ना, वेवलेंथ वो दिया है 1/λ इक्वल टू RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर बात। ठीक, ये फॉर्मूला आया। R क्या है यहाँ पर, R इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, जिसकी वैल्यू 109,687 आई थिंक या 78, कितना 109,678 या 887 आई थिंक 87 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू है। सॉरी 678 और Z क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर है ना, प्रोटॉन नंबर बोल सकते हैं। N1 क्या है यहाँ पर बेटा, लोएस्ट नंबर, ये क्या है, लोएस्ट। ठीक है, और N2 क्या है इसमें, हाईएस्ट। क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पर, ओके, हाईएस्ट नंबर। क्लियर है बात। चलो, इस फॉर्मूले से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। बोलो बात क्लियर हुई, यस और नो, यस और नो। चलो एक चीज और बेटा, इसमें एक सीरीज लिमिट होती है। क्या होती है, सीरीज लिमिट। उसको कहाँ करें भाई, इसको हटाते हैं, देन सीरीज लिमिट दिखाते हैं। ठीक है, सीरीज लिमिट क्या होती है जरा, सीरीज लिमिट। लास्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। ठीक है, क्या बेटा, लास्ट
line of spectrum are called series limit. क्लियर? आर कॉल्ड सीरीज, और लास्ट लाइन जो होती है आर कॉल्ड क्या क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. सिंपल. लास्ट जो लाइन होगी, लास्ट लाइन आर कॉल्ड क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. इसी लास्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं. ठीक है. अगर बच्चों वेवलेंथ इसकी शॉर्ट है लास्ट लाइन की, तो एनर्जी क्या होगी जरा बताओ. हमें पता है पिछली बार हमने पढ़ा था एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन अपोजिट है ना. तो बेटा अगर ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की है लास्ट लाइन, तो एनर्जी इसकी क्या होगी, एनर्जीज हाई होगी. बोलो बात समझ में आई? यस और नो, यस और नो. क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले को किधर का, यहाँ जो फॉर्मूला था बेटा, उस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो. ठीक है. एक बात और जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पर आपसे, N1 N2 की जो वैल्यूज लिखने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखना. ठीक है. देखो अगर मैं यहाँ सीरीज लिख दूँ, क्या यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सीरीज. मैंने कहा बच्चों ये लाइमन है, ये बाल्मर है, ये पास्चन है, ये ब्रैकेट है और ये फंड है. इसमें N1 और N2 की बात हम करेंगे. अगर मेरे इसमें लाइमन में N1 होता 1 और 2 होता हमेशा 2 3 4 5 6. बाल्मर में N1 होता है 2, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट, देखो इसलिए बनाया मैंने ये डायग्राम. ठीक है. इसलिए प्लॉट किया. N1 क्या बाल्मर में बच्चों, N1 2, और N2 क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो सकता है. N2 क्या होगा, 3 4 5 6. क्लियर? पास्चन में क्या होता है बेटा, N1 होता है पास्चन में 3, और N2 क्या होगा 4 5 6 7, आगे हो सकता है. ब्रैकेट में N1 क्या होगा 4, यहाँ 5 6 7 8. फंड में N1 क्या होता है 5, यहाँ 6 7 8 9. क्लियर? अब सुनो क्वेश्चन, ये कहता है फर्स्ट लाइन ऑफ, क्या चीज, फर्स्ट लाइन ऑफ किसकी, लाइमन सीरीज. इसका मतलब N1 बताइए, उसमें N1 1 होगा, फर्स्ट लाइन क्या होगी बेटा, N2 से N1 होगी. वो कह रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, पास्टन रूट ऑफ, ये रहा फर्स्ट लाइन कहाँ है बच्चों, N4 से N3. क्लियर बात भाई? उसने बोला पास्टन, तो पास्टन कहाँ है, पहली लाइन फर्स्ट लाइन ये रही, कहाँ से, N4 से N3, 4 से 3 या 3 से 4. बात तो क्लियर है. वो पूछने लगे तुम्हें कि ब्रैकेट में फर्स्ट लाइन बताइए, तो ब्रैकेट में फर्स्ट लाइन किस किस के बीच है, N5 और N4. सेकंड लाइन पूछे अगर, वो एग्जाम में ये कहने लगे कि सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, नोट ऑफ बाल्मर ये रहा, और सेकंड लाइन ये बेटा कहाँ से, 4 से 2, 4 से 2. बात समझ में आ गई? चलो यही मुझे इंफॉर्मेशन आपको देनी थी इसमें, बाकी सब क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट आगे देखो. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या चीज, कि वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं जब. ठीक है. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेटा N1 तो फिक्स है उसके लिए, N2 क्या होगा शॉर्टेस्ट के लिए, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि वो लास्ट लाइन की बात करता है. अब लास्ट लाइन तो हमें क्या पता कहाँ पर है, वो तो इन्फिनिटी पर हो सकती है. तो क्या लिखेंगे भाई, 1 बाई लैम्ब्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 बाई N1 का स्क्वेयर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी. क्या है, इक्वल टू 1 बाई लैम्ब्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर अपॉन 1 बाई N1 का स्क्वेयर. और अगर लैम्ब्डा की बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, N1 का स्क्वेयर अपॉन में आर जेड का स्क्वेयर. बोलो बात क्लियर?
इस फॉर्मूले से मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकता हूं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, ध्यान रखनी है बात, लास्ट लाइन अगर होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। और अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं, फर्स्ट लाइन वो बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला, 1/λ इक्वल टू वही RZ स्क्वायर रहेगा, 1/N1 स्क्वायर है ना, माइनस 1/N1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आई थिंक शायद हाँ, N1 का स्क्वायर और N1 प्लस 1 का स्क्वायर। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपको याद क्या रखनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है हमेशा फर्स्ट लाइन। अगर वो आपसे पूछे कि लाइमन सीरीज की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सी लाइन है वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट लाइन। लाइमन सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की लाइन होगी वो कौन सी होगी, लास्ट लाइन, जो लास्ट नंबर दे 1 2 3 4, अगर 4 फोर्थ लाइन, ठीक है। चलो यहाँ तो हो गया। अगर इसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है बेटा तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी इसकी, एनर्जी होगी इसकी लोएस्ट। बोलो बात क्लियर, शॉर्टेस्ट में क्या थी एनर्जी, हाईएस्ट थी। क्लियर हुई बात, यस। चलो ये भी बात क्लियर हुई आपको, इस फॉर्मूले से मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल सकता हूं। एक इंपॉर्टेंट और इसमें कॉन्सेप्ट है जो अक्सर एग्जाम में आता है, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा, ओके। देखो कैसे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, N2 माइनस N1 प्लस नहीं मल्टीप्लाई N2 माइनस N1 प्लस 1/2। इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन एटम gives a spectra from n given fourth state to first state. How many lines observed? बेटा N2 की वैल्यू तो आपको मिलेगी फोर्थ और N1 की वैल्यू फर्स्ट। N2 कितना, फोर्थ, और N1 कितना, फर्स्ट। निकाल दो लाइंस, क्या है भाई, कितनी लाइंस आएंगी जल्दी बताओ, आंसर आ जाना चाहिए आपका, जल्दी बताओ। चलो मैं कर देता हूँ, N2 4 माइनस 1 प्लस 1/2, बेटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 4 3 इंटू 4/2, 2 से कितना 2 टाइम्स और देते हैं 6 लाइंस। ऐसे क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, है ना। चलो अब क्वेश्चन से करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है बेटा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप 4n इक्वल टू 6 to n3, मतलब 6 से जंप किया 3 पर, स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी। बेटा मैंने आपको बोला N2 ऑलवेज ग्रेटर देन N1, N2 ज्यादा होगा, ठीक। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताइए, अभी फॉर्मूला लिखवाया था जस्ट, क्या था, N2 माइनस N1 प्लस 1/2, रखिए वैल्यू और आंसर लाइए, कितना आएगा भाई, 6 माइनस 3 प्लस 1/2। बेटा यहाँ आया 3 6 3 और 1 4/2, फिर से कितना 6 लाइंस,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। तो लाइन सीरीज से क्वेश्चन आया है ना, देखो क्या बोला गया, पहले पढ़ो। इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ड्रॉप n6 to n4, बेटा अगर लाइन पर ड्रॉप हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो लोएस्ट कौन सी थी, बाल्मर, है ना, नहीं सॉरी लाइमन, क्या थी, लाइमन सीरीज थी। लेकिन ये कह रहा है n6 से n4, ध्यान सुनो, यहीं से आंसर आएगा अपना। ये पूछ रहा विच सीरीज लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, कौन सी सीरीज है। देखो दोबारा क्लियर करते, डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लेने अभी, ओके, सारी चीजें क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से, बेसिक से। जिसको नहीं आया समझना वो भी समझेगा। ये लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्रे। बच्चों सारी लाइंस इसकी कहाँ पर आ रही हैं, जल्दी बताओ। n1 पर, ये n2, n3, n4, n5, n6, ये कह रहा है n4 तक आनी है लाइन बस, क्योंकि पहली इसकी लाइंस तो हर एक लाइंस 1 पर ही आएगी, सेकंड वाले की लाइन सेकंड तक आएगी ऊपर से, इसीलिए बनाया था बच्चे मैंने। थर्ड वाले की थर्ड तक आएगी, फोर्थ वाले की फोर्थ तक, और सिक्स्थ वाले की सिक्स तक। क्लियर है बात। अब ये कह रहा है कि ड्रॉप जो हुई है, देखो इसकी सारी लाइंस ड्रॉप होंगी 1 पर, बाल्मर की सारी लाइन ड्रॉप होंगी 2 पर, पास्चन की सारी लाइन ड्रॉप होंगी 3 पर, बाल्मर की ब्रैकेट की सारी लाइन ड्रॉप होंगी किस पर, 4 पर। तो ये फोर्थ पर ही तो ड्रॉप हुई बेटा। क्लियर, नोटो का आंसर, लाइमन नो, बाल्मर नो, पास्चन नो, ब्रैकेट ये रहा ना, ब्रैकेट पर हुई है ड्रॉप। क्लियर हुआ, बहुत आसान था, मैंने पहले बोला ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं, बस सही कंसेप्ट पता हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी कैलकुलेशंस है। ठीक है, देखो ये कह रहा है व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे पहले यहां सर्कल करो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताई थी, कौन सी होती है, कौन सी होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसीलिए पढ़ाया था मैंने ये आपको, क्योंकि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पता होनी चाहिए आपको। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है बेटा आपकी फर्स्ट लाइन, और अगर फर्स्ट लाइन की बात करें किस सीरीज की, बाल्मर की, तो बेटा बाल्मर के लिए n1 क्या होता है, n1 2 होता है, और फर्स्ट लाइन कितने से आती है, सिंपल सी बात, n2 3 से आती है, वो n1 n2 कंसीडर हुआ। समझ में आया या नहीं आया भाई। मैंने ये लाइन जो डाली थी n = 1 2 3 4, है ना, ये लाइमर, बाल्मर, पास्चन। मुझे पता है बाल्मर की जो पहली सीरीज जो होगी, लाइन जो होगी, वो n1 है 2, और कहाँ से होगी, 3 से होगी। समझ में आई। तो मैंने पहले ये n1 और n2 निकाला। पूछा क्या है, वेवलेंथ। बच्चों वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, RZ² अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। रखो वैल्यूज, क्या है भाई, 1/λ इक्वल टू इसकी कितनी वैल्यू, 109,678 इंटू जेड। बच्चों हाइड्रोजन बोला ना, ध्यान रखना है, इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 का स्क्वायर, 1/n1 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 1/λ इक्वल टू 109,678 इंटू 1 तो हटा दो बेशक से, क्योंकि 1 1 ही होता है, 1/4 माइनस 1/9, 9 चौक 36, क्या आएगा भाई ये, जरा करते हैं। 1/λ इक्वल टू 109,678 36, 4 ना 9, और ये 9 चौक 4, इसका मतलब ये आया बेटा 109,678 इंटू 5/36। क्लियर, मुझे निकालना लामडा, इन्वर्स लिए, इसको भी इन्वर्स कर दो, क्या आया।
अगर इसको इन्वर्स करूँगा तो ये आएगा 36 बाई 5 इंटू 109,678। बेटा जब इसको कैलकुलेट किया गया ना तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। क्या आया? यह 656 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ एनएम में है तो हमें पता है एनएम क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, क्या आएगा भाई? 656 इंटू 10 की पावर क्या है बेटा 7 है, सेंटीमीटर को एम है, सेंटीमीटर यहाँ पर मीटर लगाइए तो 2 नीचे डिवाइड करना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा क्या आएगा 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 656 nm। बोलो बात क्लियर? यहाँ तक दिख रहा है? देखो ये दिख रहा है, जल्दी बताओ मुझे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ तक नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा है? दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं दिख रहा ऊपर करते हैं। क्या आया 36, चेंज करो बेटा, 36 डिवाइड बाई 5 इंटू 109,678। तो इसको जब सॉल्व किया कितना आया 656 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कन्वर्ट किया 656 इंटू 10⁻⁻9 मीटर और -9 को लिख देते हैं हम 656 इंटू nm, ठीक है। तो आंसर आया डी। बोलो बात क्लियर रहेगी? चलो क्वेश्चन समझ में आया। पहले क्या निकालना था अपने को, बाल्मर से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n1 और n2। हाइड्रोजन के लिए जेड कैलकुलेशन हो गया, आसान हुआ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन अपना है ना, टफ नहीं है, आसान है, कंसीडर करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। देखो क्या है रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, ठीक है, इट एमिट्स ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। उसने एक वेवलेंथ निकाली बेटा लैम्बडा। When it jumps from fourth to third, the corresponding wavelength of photon will be। जब थर्ड से 2 जंप किया तो वेवलेंथ लैम्बडा। अब आपको बतानी है कि फोर्थ से 3 जब जंप करेगा तो वेवलेंथ क्या होगी। रिलेशन पूछा, कर देंगे कैसे भाई? हमें ये पता है बेटा वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम यही लैम्बडा निकाल लें, क्या रहेगा लैम्बडा, क्या रहेगा भाई 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर अपॉन, क्योंकि बेटा ये हाइड्रोजन के लिए तो RZ कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ो, 1/n1 कितना 2 माइनस n2 3, क्या आया भाई 1/λ RZ स्क्वायर अपॉन 1/4 माइनस 1/9, और ये अभी सॉल्व किया था बच्चों 1/λ RZ स्क्वायर कितना आया 36 और ये 5 आया। बोलो बात क्लियर? अब लैम्बडा डैश निकाल लेते हैं, इसके लिए क्या आएगा बेटा RZ स्क्वायर, अलग कलर से ले लेता हूँ ताकि आसानी रहे, 1/n1 कितना बेटा इसके लिए 3 माइनस और ये 4 का स्क्वायर, क्या आएगा भाई RZ स्क्वायर 1/9 माइनस 1/60, आगे RZ स्क्वायर इक्वल टू 16 लम्बा 144 है ना, 9 से 16, 16 कम 16 और ये 9 कितना है बेटा 7/7 नहीं, 16 में से 9 गए तो हाँ 7 बचते हैं, हाँ 7 ही होते हैं, 7/144। क्लियर बात? ठीक है। अब मेरे पास 1/λ 1 की वैल्यू होगी और आपसे रिलेशन पूछा है। अगर मैं इसे कह दूं बेटा ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, क्या आएगी डिवाइड इक्वेशन 1/2, ठीक, क्या लिखेंगे 1/λ डिवाइड 1/λ डैश, यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक देखो आ रहा है क्या, यहाँ तक सबको दिख रहा है यहाँ तक,
इक्वल में क्या आएगा, आर जेड उसका अपॉन कितना बेटा, कितना था 5/36, और इसका भी बेटा आर जेड, ये देखो कैंसिल हो गया नहीं हुआ, 7/144, आर जेड से आर जेड कैंसल, और ये बेटा 1 है तो ये लैम्डा ऊपर जाएगा, ये लैम्डा रह जाएगा, क्या आया लैम्डा 1/लैम्डा इक्वल टू, सेम इसको करो 5/36 इंटू 144/7, बोलो क्लियर, यस क्या है भाई, ये इससे कैंसिल होता है क्या, देखो एक बार फोर्स होता है क्या, हाँ 4 नाम 36, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24 और 9 चौक 36, आगे आंसर भाई 5 चौक 20/7। इसका मतलब अगर लैम्डा निकालना हो मुझे लैम्डा 1 इक्वल टू तो 20/7 लैम्डा होगा वो, बोलो बात क्लियर, समझ में आई है ना, बहुत सिंपल सा। चल यहाँ तक बेटा मैंने सारा स्पेक्ट्रम क्लियर किया है, ठीक है। जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखा है तो उनको लगा होगा कि हाँ लेक्चर अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छे हुए हैं और पहले से ज़्यादा उनकी नॉलेज बढ़ी है, ठीक है। तो जेईई नीट इतना टफ नहीं होता, बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे प्लेटफॉर्म की और अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने की, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से आपके पास 2 लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।